हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज प्रद्युम्न मिश्रा फ्रॉम एनसीईआरटी शिक्षक। आज हम लोग क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 1 नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। देखिए, पूरा चैप्टर में से सारी बातें तो लिख नहीं सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैंने उनको लिखने की कोशिश की है। तो चलिए पढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। In 1934, the Indian National Congress made the demand for a constituent assembly. इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1934 में डिमांड रखी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की। Why does the country need a constitution? एक कंट्री को, एक देश को संविधान की क्यों जरूरत होती है? देखते हैं कुछ पॉइंट्स। ये आपका एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इट टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज। ये हमको संविधान बताता है कि हमारे समाज का जो एक मूलभूत स्वरूप है वो क्या है। कहने का मतलब क्या हुआ? ये हमको बताता है कि हम एक नागरिक होने के नाते किस तरह का, क्या हम एस्पायर करते, क्या हमारी इच्छाएं हैं एक देश में रहने की, वो जिस देश में हम रहना चाहते हैं उसमें हमारी क्या इच्छाएं हैं, कैसा हमारा देश हो। तो उसका एक जो मूलभूत स्वरूप है वो संविधान में दिया होता है। जैसे कि एक देश में कई तरह के, कई समुदायों के लोग रहते हैं, लेकिन और कई सारी चीजों में समानता भी रहती हैं, एक जैसे भी होते हैं, लेकिन क्या सभी मुद्दों पर, सारे टॉपिक्स पर, सारे इश्यूज पर वो एक मत होते हैं? नहीं होते हैं। तो संविधान में ऐसे नियम दिए हुए हैं कि जिनको एक आदर्श के रूप में, एक आइडियल के रूप में हम सभी लोग मान लेते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेते हैं, एकमत हो जाते हैं कि हमारे देश को चलाने के सिस्टम मानकर, उसको चलाने की पद्धति मानकर, वो जिन मुद्दों पर हम नहीं भी है तो संविधान के नियमों के अकॉर्डिंग हमारी आपसी सहमति बन जाती है। चलिए, सेकेंड पॉइंट है, इट डिफाइंस द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। ये हमारे कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को भी डिफाइन करता है। जैसे कि हमारे कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम हम जानते हैं, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, हम अपने लीडर्स को चुनते हैं, वोट करके अपने लीडर्स को चुनते हैं, वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनकर पार्लियामेंट में जाते हैं। तो हमारे कंट्री का राजनीतिक तंत्र कैसा है ये भी डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन। इट प्रिवेंट्स द डोमिनेशन बाय अ मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी। ये हमारे समाज के जो डोमिनेंट ग्रुप हैं, जो शक्तिशाली वर्ग हैं, उनके द्वारा जो माइनॉरिटीज हैं उनको दबाया ना जाए, इसलिए इसके लिए भी कई कानून इसमें दिए हुए हैं। और फंडामेंटल राइट्स में भी कई सारे कानून हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स भी अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। इट लेज डाउन रूल्स दैट गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी बाय अवर पॉलिटिकल लीडर्स। पॉलिटिकल लीडर्स सत्ता में आने के बाद में उनकी शक्तियां बढ़ जाती हैं, तो अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग ना करें किसी आम आदमी के प्रति, जिससे एक रूपता समाज में, समानता बनी रहे। अगर वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है तो उसके लिए भी हमारे संविधान में कानून है, फंडामेंटल राइट्स भी हैं, हम लोग एक्शन ले सकते हैं। चलिए और देखते हैं। अब लास्ट में देखते हैं, इट सेव्स अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। मतलब यह हमें खुद से बचाता है। इसका मतलब क्या हुआ? सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन असल में इसका मतलब ये है कि कई बार हम कुछ मुद्दों पर बहुत ही एक्साइटेड वे में, तीखे ढंग से सोचने लगते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स आने लगते हैं जो कि जो अगर सभी के हिसाब से देखा जाए, एक बड़े स्तर पर देखा जाए, बड़े समुदाय के लिए, तो वो उन सभी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी फीलिंग्स जो हैं, ऐसे थॉट्स हैं, उनको बचाने के लिए भी इसमें कानून है। ठीक है, अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। कई बार ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारा डेमोक्रेसी में विश्वास है, हमारा लोकतंत्र में विश्वास है, तो अगर हम ज़्यादा सीरियसली सोच गए तो हम ये सोचेंगे ये जो पार्टी पॉलिटिक्स है, जो दलगत राजनीति है, इसके चक्कर में क्या हो सकता है, ये कभी भी ऐसा सोचेगी ही नहीं कि सत्ता पक्ष अच्छा कार्य करे चाहे बुरा कार्य करे। वो तो हमेशा उसका यही सोचना रहेगा ना कि विरोध करना है सत्ता पक्ष का। सत्ता पक्ष अगर अच्छा कार्य करेगा, अगर उसका हर अच्छी पॉलिसीज का, हर अच्छे कार्य का अगर हम समर्थन करते रहेंगे, तारीफ करते रहेंगे, तो हम तो हमेशा विपक्ष में ही रहेंगे,
हमको तो खुद सत्ता में आना है, सरकार बनानी है, तो वो हमेशा विरोध करता रहेगा। अब उसका देश का उससे फायदा होना है कि नुकसान होना है, उससे उसको नहीं लेना देना। उसको बस सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है, सत्ता में आना है, तो बस देश में चाहे आग लगे। ठीक है, तो ऐसे विचार हमारे दिमाग में आए तो हम सोचेंगे इससे अच्छा तो कोई एक अच्छा डिक्टेटर आ जाए, जिसकी भावना जो है, जो देश के लिए अच्छा कार्य करे, बस वही तानाशाह आ जाए, वो सबसे अच्छा है। या फिर फौजी शासन लग जाए, मिलिट्री शासन लग जाए, कि उससे जो नियम कानून है वो एकदम अच्छी तरीके से फॉलो हों। लेकिन कुछ समय के लिए हमारे दिमाग में विचार आए, अब अगर देखा जाए एक बड़े स्तर, मतलब लंबे काल के लिए, एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर एक कोई डिक्टेटर बना रहता है, तो वो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए एक अच्छी चीज, फिर लोकतंत्र होगा ही नहीं जब डिक्टेटर है। देश के लिए वो अच्छी चीज नहीं है। देश के एक बड़े समुदाय, सभी की जो आस्था है लोकतंत्र पर और देश पर, तो वो आस्था को चोट पहुंचाने का कार्य करेगा, क्योंकि फिर उसमें सभी की भावनाएं नहीं आ सकती, सभी की भावनाएं नहीं देखी जा सकती। तो इसीलिए संविधान में ऐसी चीजें, संविधान में ऐसे कानून हैं कि ऐसे विचार जो हैं, जो कि हमारे देश के जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो एक बुनियादी संरचना है, उसको बचाने का कार्य करते हैं। जो हमारे देश का बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऐसी भावनाओं से आहत न हो, ऐसी भावनाओं से उसको नुकसान न पहुंचे। While all democratic countries are likely to have constitution, ठीक है, जो भी लोकतांत्रिक देश हैं उनमें ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है और होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लोकतांत्रिक देश को चलाने के लिए। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी कंट्रीज जिनमें संविधान है वो डेमोक्रेटिक हैं। ऐसे कई एग्जांपल हैं जिनके पास संविधान है लेकिन वो डेमोक्रेटिक नहीं है। Between December 1946 and November 1949, the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India. ठीक है, तो चैप्टर में जितना, मैं चैप्टर से कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं बताऊंगा। एक्स्ट्रा बात इसलिए उसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, जो कि आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं कि जैसे मान लिया कि बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज कौन सी हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन वो जो है डेमोक्रेटिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन डेमोक्रेटिक नहीं, मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं चैप्टर पढ़ते हो तो आपके दिमाग में आए होंगे, लेकिन वो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बनाऊंगा। अभी मैं सभी बच्चों के हिसाब से बना रहा हूँ कि जिसके हिसाब से आपका 8th स्टैंडर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग सब कुछ अच्छा रहे। बाकी अगर आप अच्छा पढ़ते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें तो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। Between December 1946 and November 1949, the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India. आपको पता है, अगर प्रिसाइजली बात करें तो प्रिसाइजली बात करते हैं तो 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे थे, लेकिन अगर ओवरऑल देखें कि उसको ड्राफ्ट करने में, वो फाइनलाइज करने में, तो जो सभी जो माना जाता है तो वो यही माना जाता है 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे टू ड्राफ्ट एंड फाइनलाइज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बाकी देखिए यहाँ पर नाम आया है सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इसमें 2 नाम जो दिए हुए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्री A.K. अय्यर, मैंने 2 नाम बता दिए कॉन्स्टिट्यूएंट। बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर्स थे, तो बहुत सारे मेंबर्स थे, 389 मेंबर्स थे, तो लेकिन मैंने सिर्फ उन्हीं के नाम बताए जिनके नेम चैप्टर में आए हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। श्री A.K. अय्यर वॉज अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जाना जाता है। अब देखिए चैप्टर में आपके पूछे गए हैं बताए गए हैं की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं क्या की फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। पहला है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस, और हाँ आप ये नोट्स लिख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एग्जाम से पहले आपको एक रिवीजन कर सकते हैं। इसमें मैंने कोई भी एक्स्ट्रा आपके लेवल से ऊपर की कोई बात नहीं लिखवाई है, सिर्फ और सिर्फ जितनी चैप्टर में बातें आई हैं उन्हीं को इसी लैंग्वेज में समझाया है, बस और कुछ नहीं। दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। इसमें क्या होता है कि एक से ज्यादा लेवल होते हैं कंट्री में गवर्नमेंट के। अब देखिए गवर्नमेंट वर्क इन इंडिया एट 3 लेवल्स, इंडिया में 3 लेवल पर गवर्नमेंट वर्क करती है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि यूनियन गवर्नमेंट होती है, और एक स्टेट गवर्नमेंट, और 3rd लेवल पर आती है लोकल गवर्नमेंट। पंचायती राज इज द 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट की फीचर देखते हैं,
हम लोगों ने फेडरलिज्म देख लिया, अब देखते हैं और क्या की फीचर है। सेपरेशन ऑफ पावर्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के तीन अंग हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। ये देखिए आप, ये देखिए 3 अंग हैं, लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशियरी। ऐसा क्यों किया गया है ये मैं जब एक्सरसाइज करवाऊंगा, क्योंकि वहां पर पूछा गया है सिग्निफिकेंस, तो वहां समझा दूंगा। ये सिर्फ अभी शॉर्ट में बता देता हूं कि ये 3 अंग इसलिए किए गए हैं कि तीनों में से कोई भी अपनी पावर्स का मिसयूज न कर सके, इसीलिए पावर सबकी अलग अलग पावर्स हैं, अलग अलग डिफरेंट पावर्स एंजॉय करते हैं। मैं बताऊंगा एक्सरसाइज समझाते वक्त। की फीचर्स में हमने फेडरलिज्म देख लिया, हमने सेपरेशन ऑफ पावर्स देख लिया। अब देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 टू 18 है। हम मैं अलग से भी फंडामेंटल राइट्स पे वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगा, लेकिन यहां पर मैं ब्रीफ में समझाऊंगा जैसा कि बुक में समझाया गया है, संक्षेप में समझाता हूं। तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक राइट टू इक्वलिटी है। राइट टू इक्वलिटी क्या है? ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने सभी लोग, सभी व्यक्ति समान हैं। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन्स शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉ ऑफ द कंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि सभी पर्सन, सभी व्यक्तियों की समान रूप से उनको प्रोटेक्ट किया, कानून उनको समान रूप से सुरक्षा प्रदान करेगा। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं होगा, उसके प्रति भेदभाव नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ, किन आधारों पर? देयर रिलीजन, उनका धर्म क्या है, इस पर भेदभाव नहीं होगा। कास्ट और सेक्स, जाति उनकी क्या है या उनका लिंग क्या है, ठीक है। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। जो भी जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर, वहां सभी लोग जा सकते हैं पब्लिक प्लेसेस पर, इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स हो गए, होटल्स हो गए, शॉप्स हो गई और भी कई सारी चीजें। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और जो स्टेट का मतलब, अभी मैं जब फंडामेंटल राइट्स सभी समझा दूंगा उसके बाद में मैं स्टेट को समझाऊंगा। आखिर इस चैप्टर में स्टेट का जो नाम है, स्टेट का मतलब क्या है, अभी तो मैं बता रहा हूं। फंडामेंटल राइट्स समझाने के बाद में मैं अलग से नोट बनाकर भी दे दूंगा। द स्टेट कैन नॉट, स्टेट सरकारें जो भी हैं, सरकार जो भी है वो नहीं डिस्क्रिमिनेट कर सकती अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो रोजगार का मुद्दा है, रोजगार के मामले में किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं करेगी। पहला देख लिया, अब सेकंड फंडामेंटल राइट देखते हैं क्या है। राइट टू फ्रीडम। ये कहां से कहां तक है? आर्टिकल बुक में नहीं बताया गया है लेकिन मैंने लिख दिया है। आर्टिकल 19 to 22। दिस इंक्लूड्स, मतलब ये है स्वतंत्रता का अधिकार। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, भाषण का अधिकार, एंड एक्सप्रेशंस, अभिव्यक्ति का अधिकार, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, मतलब संगठन बनाने का, सभा बनाने का भी आपको स्वतंत्रता है। द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप भारत में फ्रीली, आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। इसकी आपको स्वतंत्रता है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी आप भारत में रह सकते हैं, देश के किसी भी भाग में, किसी भी कोने में। एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। और आपको अधिकार है, आपको इसकी स्वतंत्रता है कि आप कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या बिजनेस, व्यवसाय, पेशा, कारोबार ये आप कर सकते हैं। हाँ, अब देखते हैं थर्ड फंडामेंटल राइट। आप नोट्स बनाते रहिए, ये आप एग्जाम से पहले आसानी से चैप्टर का क्विक रिवीजन कर सकते हैं। मैं बार बार ये बात बताता हूं आपको। अब थर्ड फंडामेंटल राइट देखते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 एंड 24। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जो हमारा संविधान है ये किसको बचाता है? किससे? मानव व्यापार से, ठीक है। और फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है जबरिया किसी को काम करवाना, मजबूर करना, ठीक है, जबरन उससे श्रम करवाना।
ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, और जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको काम में लगाना, इन सब को प्रोहिबिट करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और मैं एक अलग से आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स पर वीडियो बनाऊंगा, अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं, मैं उसमें पूरा अच्छी तरीके से समझाऊंगा एक एक पॉइंट। फोर्थ फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये कौन सा है? आर्टिकल 25 to 28, बुक में नहीं दिए लेकिन मैंने लिखवा दिया कि फंडामेंटल राइट्स हैं, ये पता होना चाहिए। रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोवाइडेड टू ऑल सिटीजन्स, धार्मिक स्वतंत्रता भारत में सभी नागरिकों को दी गई है। एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, भारत के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को ये उसकी धार्मिक स्वतंत्रता है कि वो कोई भी धर्म अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अब फिफ्थ फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, आर्टिकल 29 and 30। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज सिर्फ और सिर्फ धार्मिक माइनॉरिटी, धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं, भाषीय अल्पसंख्यक भी, लिंग्विस्टिक और रिलीजियस दोनों ही, ठीक है, धार्मिक भी जो धर्म के आधार पर जिनकी संख्या कम है, और लिंग्विस्टिक भाषीय उसमें भी जो कम है, कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो अपने खुद के शैक्षणिक संस्थान सेटअप कर सकते हैं। किस लिए? अपनी संस्कृति के विकास और उसके बचाने, उसको संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए। अब ये सिक्स्थ फंडामेंटल राइट, लास्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके बिना संवैधानिक जो हमको मौलिक अधिकार हैं उनका कोई मतलब नहीं बनता। यही जो है, अब इसका मतलब क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32। दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी सिटीजन को ऐसा लगता है कि राज्य द्वारा, स्टेट के द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, ठीक है, तो वो इस अधिकार का, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का सहारा लेकर अदालत में, कोर्ट में, न्यायालय में जा सकता है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स के साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के जो मेंबर्स थे, उन्होंने एक सेक्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऐड किया था। अब ये क्यों ऐड किया था? दिस सेक्शन वॉज डिजाइंड टू एंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड टू सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मैसेस। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ज्यादा से ज्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाया जा सके। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो ऐसा चाहते थे कि भारतीय राज्य सरकार जिस समय जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बना रही हो, जिस समय जनता की गरीबी दूर करने वाले नीतियां और कानून बना रही हो, उस समय ये सिद्धांत जो हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सिद्धांत उनके लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करें। इन्हीं को ध्यान में रख कर वो बनाएं और ये उनको गाइड करेंगे कि किस तरह से बनाना है, क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो बस इसीलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज थी। हम नेक्स्ट की फीचर देखते हैं, सेक्युलरिज्म, मतलब धर्मनिरपेक्षता। अ सेकुलर स्टेट, एक सेकुलर राज्य। अब राज्य का मतलब अभी मैं समझाऊंगा, राज्य का मतलब कोई एक प्रदेश की बात नहीं चल रही। राज्य का मतलब एक कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, एक सरकार कह लीजिए, वो भी किसी पर्टिकुलर पार्टी की नहीं, एक कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम की, अब वो कोई भी हो, ठीक है, तो उसका मतलब यहाँ पर राज्य है। अ सेकुलर स्टेट इज वन इन विच, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें जो राज्य होता है वो किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में प्रमोट नहीं करेगा, किसी भी एक धर्म को राजकीय धर्म नहीं अपनाएगा, सभी धर्मों का बराबर सम्मान करेगा, वही होता है धर्मनिरपेक्षता। तो ये हमारे संविधान का एक की फीचर है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इस चैप्टर में कई बार स्टेट वर्ड आया है। स्टेट का आखिर मीनिंग क्या है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए,
द स्टेट इस चैप्टर में refers to political institution that represents a sovereign people who occupy a definite territory. The state refers to more than just the government. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इसका मतलब किसी राज्य सरकार से नहीं है, इसका मतलब किसी राज्य से नहीं है। जब भी हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उस सरकार से डिफरेंट मीनिंग में लेते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और लागू करना। अब जैसे अगर हमने बात कर दिया सरकार, तो सरकार आप समझ लें कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार आप समझ लें, नहीं, इसका पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है। इसका मतलब ऐसी एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी राजनीतिक संस्था से है जो एक डिफाइंड एरिया पर, एक डिफाइंड लैंड एरिया में रहने वाले जो सॉवरेन पीपल हैं, संप्रभु लोग हैं, उनको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर, हम पार्टी की सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसकी बात कर रहे हैं जो कंट्री में रहने वाले सॉवरेन पीपल का जो रिप्रेजेंट करती है, उसको हम कहते हैं यहां पर स्टेट। ठीक है, तो अगर आसान भाषा में समझें तो इस स्टेट का, इस राज्य का मतलब सिंपल सा ये हुआ, किसी पर्टिकुलर पार्टी की सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर प्रदेश की सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाली एक सरकार। मतलब वो किसी भी पार्टी की हो, उससे लेना देना नहीं है। अब देखिए, जब इस चैप्टर में हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, डेमोक्रेसी की बात आई है, तो इसमें एक एग्जांपल मैंने लिख दिया है। इसमें नेपाल का एग्जांपल दिया हुआ था, तो वहां पर मूवमेंट चला था, 1990 से चल रहा था, बहुत पहले से 1990 का भी बताया गया, लेकिन मैंने जितना इंपॉर्टेंट है वो बात यहाँ पर लिखी। नोट्स में, नोट्स का मतलब होता है शॉर्ट में हम पूरी बात को समझें, ऐसा नहीं कि उसमें सारी बातें लिख देंगे फिर नोट्स का मतलब नहीं रह जाएगा। अ पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डेकेड्स, कई दशकों से लड़ा जा रहा था, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए। ठीक है, एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सीडेड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर्स ऑफ द किंग। किंग ज्ञानेंद्र की बात आई है, उनकी शक्तियां खत्म करने में इन्होंने ये सफल हुए। फिर 2008 में नेपाल डेमोक्रेसी बना, क्योंकि वहां पर राजा का शासन चला करता था। फिर 2008 में वो ऑफिशियली मोनार्की खत्म कर दी गई और उसको लोकतांत्रिक देश घोषित कर दिया गया। उसके बाद में नेपाल ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया 2015 में। तो जैसा कि हम जब पढ़ रहे थे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखवाया था कि इससे फंडामेंटल नेचर पता चलता है सोसाइटी का क्या है, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया था, तो वो एक समझ लीजिए उसका एग्जाम्पल ये वाला भी, इसको भी आप समझ सकते हैं कि नेपाल ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया 2015 में। अब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, भाई पहले वहाँ पर मोनार्की चला करती थी, वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग थे, फिर लेकिन जो लोग अपना देश चाहते थे जिस तरह का हो, जिस तरह में उनकी रहने की इच्छा थी, तो वो सारे सेट ऑफ रूल्स और वो सब किस में दिए होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए होते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल हम ये समझ सकते हैं। चैप्टर में कुछ मिनिस्टर्स के नाम आए थे जो कि ये भारत के फर्स्ट मिनिस्टर्स हुए हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के, तो मैंने सोचा इनका भी नाम लिखवा देता हूँ। कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में कभी कभार पूछ भी लेते हैं, और बाकी तो चैप्टर में भी अगर कभी कभार मान लिया चैप्टर के अंदर से अगर कोई एमसीक्यू पूछा तो फिर उसमें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये चैप्टर में इनके नाम दिए हुए हैं। द फर्स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री जयराम दास दौलतराम, जो फर्स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वो श्री जयराम दास दौलतराम थे। द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो फर्स्ट इंडिया की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी, वो थी राजकुमारी अमृत कौर। हम लोग कहते हैं ना कि अमृत मिल गया तो बस जीवन, तो दवाई अमृत साबित हो गई। इनका नाम याद रखने के लिए बहुत आसान है, राजकुमारी अमृत कौर फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी, स्वास्थ्य के लिए सबसे बढ़िया अमृत। द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, पहले वित्त मंत्री थे, डॉक्टर जॉन मथाई। द फर्स्ट लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भारत के पहले श्रम मंत्री थे, वो कौन थे, श्री जगजीवन राम।
अगर आप किसी, मैं एक इसका याद करने का छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, अगर आप किसी मजदूर से मिलते हैं, लेबरर से अगर आप मिलते हैं, तो उसकी इतनी ज़्यादा उसको पर डे के वेजेस उसको नहीं मिल जाते हैं, तो उसके लिए जगत में क्या है, उसके लिए जगत में ये है कि बस जीवन चलता रहे, रोटी पानी चलती रहे। ऐसा नहीं कि मुझे अमेरिका जाना है या ये जाना है, क्योंकि उतने कम वेजेस से इतना बड़े बड़े सपने नहीं पूरे हो सकते हैं। तो इसीलिए तो उसके लिए जगत में क्या है, बस जीवन चल जाए, रोजी रोटी चलती रहे अपनी। तो इसी के साथ में चैप्टर एंड होता है। मैंने कोशिश की है कि चैप्टर में जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें आई हैं मैं उनको नोट्स के सहारे आपको समझा सकूं, तो मैंने वो सारी इम्पोर्टेंट बातों को नोट्स में लाकर और आपको समझाने की कोशिश की है। और बाकी मैं चैप्टर की एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, कुछ थोड़ी बातें जो हैं वो चैप्टर की एक्सरसाइज में समझ में आ जाएंगी। और मैं अलग से वीडियो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी बनाता रहूंगा, जो कई सारी बातें आपको चैप्टर पढ़ते वक्त आपके दिमाग में आती होंगी, लेकिन वो चैप्टर में नहीं दी होती, चैप्टर पढ़ते वक्त दिमाग में आती हैं, तो उसकी तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।